व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी और इसमें कुछ तो आपसे जिक्र करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का, कुछ पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और कुछ बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, उसके इम्कानात क्या हैं। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी आज बात करेंगे जोश की, जज्बे की और जुनून की, अपर दीर की। अपर दीर में आज फिर वर्कर्स कन्वेंशन था और जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र अपने पिछले व्लॉग में भी किया था। उस वक्त सिर्फ आगाज था और हमने देखा कि वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने वहां पर जाकर लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की, कुछ शायद पकड़ धकड़ की भी कोशिश की हो, लेकिन जवाबन क्या हुआ? जवाबन ये हुआ कि मजीद लोग एडअप हो गए और ज्यादा लोग जमा हो गए और फिर उसके बाद ये भी क्लेम किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि फायरिंग की गई है पुलिस की जानिब से और इस फायरिंग के नतीजे में उनका एक कारकुन जख्मी भी हुआ। उसकी वीडियो तो मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, देखा जा सकता है कि कारकुन की टांग से खून बह रहा है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस को वहां पर पथराव करते भी देखा है, फायरिंग करते भी देखा गया है। ये पीटीआई के लोग क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर इस किस्म के वाकयात पेश आए हैं और फिर उसके बाद रैलीज जो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे होकर निकल कर फिर कन्वेंशन की जगह पर पहुंचनी थी, कोशिश ये की गई कि मुख्तलिफ जगह पर रुकावटें डालकर, खड़ी करके उनको किसी ना किसी तरह रोका जाए और लोगों को पहुंचने ना दिया जाए। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर वो हुआ जो चश्मे फलक ने देखा। हमने देखा कि कहां कहां से पहाड़ों से उतरकर लोग छोटे छोटे घरों से निकलकर, बाजारों से निकलकर एकदम उस काफिले का हिस्सा बनते चले गए और अच्छा खासा बड़ा जलसा कई हजार किलोमीटर ऊपर अपर दीर में हमने देखा। अब ये क्यों इतना अनयूजुअल है, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ये बहुत आसान है कह देना कि जी ठीक है लोग जमा हो गए वहां पर, केपी में पीटीआई का एक गार्ड है, जो भी है, लेकिन आप इस सब को ये देखते हुए मत भूलिए कि ये वो जमात के साथ मामला है कि जो पिछले कई अरसे से मुसलसल फाशिज्म का शिकार, जिसके वर्कर्स अपने घरों पर सो नहीं सकते, जिसके लीडर्स इस वक्त सामने आ नहीं सकते। ये वो जमात है जिसके साथ आपका सुलूक ये है कि दहशतगर्दों से भी शायद बदतर सुलूक है, जिनको कोई इस वक्त आइन और कानून दस्तयाब नहीं है, जो फ्री एंड फेयर तरीके से अपने मुख्तलिफ मुकदमात का जेलों में सामना नहीं कर सकते, कोर्ट में सामना नहीं कर सकते और मावराए आइन और कानून उनके साथ सलूक किया जा रहा है। ये हम उस जमात की बात कर रहे हैं और उस जमात के लिए लोगों का जोश जज्बा क्या है, अगर किसी को देखना है तो वो अपर दीर के लोगों का आज वर्कर्स कन्वेंशन देख ले। बुनियादी तौर पर वर्कर्स कन्वेंशन से आपको अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि शायद जो मेंबर कारकुन हैं वो जमा होंगे और वहां पर कोई इस किस्म का इज्तिमा होगा, लेकिन यहाँ पर तो आम लोग चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं। इतने बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए कि एक जलसे से भी ज्यादा बड़ा क्राउड नजर आ रहा था। जो आम इस वक्त बाकी जलसे हो रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, इंक्लूडिंग वो पार्टीज जो कि काफी बड़ी पार्टीज गर्दानी जाती हैं, उनके आप जलसे देख लें और पीटीआई का महज एक वर्कर्स कन्वेंशन देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा। यहाँ पे कोई बिरयानी की प्लेट नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉपर साउंड सिस्टम भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि दो दो दिन पहले जलसा गाह को अच्छी तरह सजा दिया गया हो, कुर्सियां लगा दी गई हों, साथ झंडे और डंडे बांध दिए गए हों, कि किसी भी तरह पूरा एहतमाम करके लोगों को ये बता दिया जाए कि हाँ भाई यहाँ पे हर चीज जो है वो रेडी है और बहुत जबरदस्त किस्म का एहतमाम है, बस किसी तरह लोग आ जाएं। हत्ता कि पैसे भी दे दिए जाते हैं कि लोग आ जाएं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी मालूम नहीं था कि जिस जगह का इंतखाब किया गया है वहां पर कन्वेंशन हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोग चले चले आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, आते ही चले जा रहे हैं। और वहां पर कौन आ रहा था? क्या वहां पर इमरान खान आ रहा था? चलिए इमरान खान तो छोड़िए, क्या वहां पर अली मोहम्मद खान आ रहा था? क्या वहां पर मुराद सईद आ रहा था? क्या वहां पर कोई और अली अमीन गंडापुर आ रहा था? कौन आ रहा था वहां पर? वहां पर तो खान का एक वकील आ रहा था सिर्फ, जिसका नाम है शेर अफजल मरवत। क्या आपको मालूम है कि ये शेर अफजल मरवत कौन है? ये पहले कहाँ था? क्या ये पीटीआई का कोई साबिक वफाकी वजीर था? क्या एमएनए था? कौन था? अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं आपको सच बात बता रही हूं कि मुझे 6 महीने पहले तक इस शख्स का नाम तक नहीं पता था कि ये बंदा भी कोई यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज दुनिया उसकी ऐसी दीवानी है
کہ وہ PTI کے لیے اس وقت ایک کراؤڈ پلر بن چکا ہے. PTI کے لیے اس وقت ہر وہ بندہ کراؤڈ پلر ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ کراؤڈ سارا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. تو کسی کو اس بات پہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ شیر افضل مروت کیسے ایک دم اتنا بڑا لیڈر بن گیا. وہ شیر افضل مروت جو بہت امپریسو کوئی پرسنالٹی نہیں رکھتا, وہ شیر افضل مروت جو شاید تقریر پر اتنا عبور بھی نہیں رکھتا, وہ شیر افضل مروت جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے سچ, لیکن وہ شیر افضل مروت آج پاکستان تحریک انصاف کا سینئر نائب صدر بھی ہے. وہ شیر افضل مروت آج ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتا ہوا, اس کو چلاتا ہوا, لوگوں کا لہو گرماتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اور وہ شیر افضل مروت آج ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. آج بھی اس شیر افضل مروت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خان کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ خان پوچھتا ہے پشتون نکلے یا نہیں نکلے, اور آج میں جا کے اسے بتاؤں گا کہ دیر بالا نے آج لاج رکھ لی ہے. تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. لوگوں کا یہ جو پیشن ہے, اس کو اگر آپ زبردستی روکیں گے, اس کو ووٹ میں بدلنے سے روکیں گے, اور اگر کسی طرح بھی آپ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی اور زیادتی کریں گے, تو مت بھولیے کہ یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے. مت بھولیے کہ ہم ایسے سانحات دیکھ چکے ہیں اپنی سیاسی تاریخ میں. تو اگر آپ پھر کوئی سانحہ رونما ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے, تو پھر آپ کو لوگوں کے جذبات کو سمجھنا ہوگا, ان کو سپیس دینی ہوگی. مت کیجئے طاقت کا بے دریغ یوں استعمال کہ لوگ بھی پھر قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جائیں. اور یہی ہو رہا ہے. اسی کو میں کہہ رہی ہوں, بار بار اس طرف ہی سب لوگ توجہ دلا رہے ہیں کہ اس طریقے سے دیوار سے لگانا میجورٹی پارٹی کو, کوئی پسندیدہ لیڈر کو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آج میں یہ دیکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی بندے کا ایک سیاسی اجتماع ہے, اس شخص کے لیے سیاسی اجتماع ہے کہ جس کے لیے آپ نے کیا کچھ کر لیا, کیا فرق پڑا. آپ نے مقدمات کر لیے, آپ نے پارٹی توڑ دی, تتر بتر ہو گئی, کچھ روپوش ہو گئے, کچھ جیلوں میں پڑے ہیں بیچارے. اس کے بعد آپ نے جیلوں میں بھی ڈال دیا, اس کے بعد آپ نے مار پیٹ بھی کر لی, پھینٹے بھی لگا دیے, چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر دیا, سچے جھوٹے مقدمے بھی بنا لیے. سب کچھ کر کے آپ نے دیکھ لیا, قاتلانہ حملہ بھی کروا دیا, بدترین قسم کی کردار کشی بھی کر لی, بغاوت کے الزامات بھی لگا دیے, اور اب تو انتہائی گھٹیا پن پر اترتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ بیڈ روم تک گھس گئے. تو اس کے باوجود لوگوں کو کیا فرق پڑا ہے؟ کوئی ذرہ برابر بھی فرق پڑا ہے؟ لوگ تو آج بھی اس کے دیوانے ہیں. اس نے کب یہ دعوے کیے ہیں کہ وہ بہت پارسا رہا ہے؟ اس نے کب یہ کہا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ اور اس نے کب یہ کہا ہے کہ اس نے کوئی بہت صاف شفاف پاک دامن ہو کر ساری زندگی گزاری ہے؟ وہ تو ایسا دعوے دار ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس سے بھی ہوئی ہیں. لیکن آج اس کا حال کیا ہے, اس کا رجحان کیا ہے, اور وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے, اور ملک و قوم اس کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں, یہ بات ضروری ہے. وہ جو بھی ہے, وہ جیسا بھی ہے, اگر ملک میں جمہوریت ہے اور لوگ اس کو چاہتے ہیں, تو آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ ہاں, کل اگر وہ آ کر پرفارم نہ کرے, لوگ اس سے خود بخود نفرت کریں, تو وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اپنی زور زبردستی سے آپ کسی کو نہ تو عزت دے سکتے ہیں, نہ ذلت دے سکتے ہیں. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ میاں صاحب آج آئے ہوئے اتنے دنوں بعد بھی دوسرا جلسہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے, اور وہ شخص جیل میں بیٹھا ہے, لیکن اس کے لیے جلسے ہو رہے ہیں اور لوگ دیوانہ وار آ رہے ہیں. بہرحال جی, شیر افضل مروت صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ایسا شخص جو اس وقت PTI کے ساتھ کھڑا ہے, میں خاص طور پہ بات کروں گی امجد خان نیازی کی, جو کہ شیر افغان نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں. اس پہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ ان کے متعلق یہ خبر عمر ایوب صاحب نے دی ہے کہ انہیں جیل سے نکال کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور اب اس سلسلے میں ہارون رشید صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کم و بیش, اور رؤف کلاسرا صاحب جو کافی باخبر صحافی ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بچوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہوا ہے. رؤف کلاسرا صاحب بھی اس پر کافی مضطرب تھے, اور یقینی طور پر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اگر کوئی کسی کے اوپر مقدمہ ہے تو قانون اور انصاف کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کریں, نہ کہ آپ اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کریں, غیر قانونی سلوک کریں, کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہیں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو انڈر کسٹڈی بہیمانہ ٹارچر کریں. اب ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو بھی ان کی سامنے آ چکی ہے امجد خان نیازی صاحب کی, جو 9 مئی کی بھی اور اس کے بعد کی بھی کچھ ان کی ویڈیوز ہیں جو مختلف آس پاس کے دنوں کی ری ٹویٹ ہو رہی ہیں, اور اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کارکنان کو
बार बार ये समझा रहे हैं कि आपने पुरतशद्दुद नहीं होना, वो बार बार कारकुनान को ये कह रहे हैं कि भाई आपने कानून हाथ में नहीं लेना, ये उल्टा हमारे खिलाफ जाएगी चीज। तो वो तो बड़ा क्लैरिटी से उन वीडियोस में ये कह रहे हैं और आप उनके ऊपर ये मुकदमा बना रहे हैं कि जी उन्होंने 9 मई को तशद्दुद करवाया। यही मामला यास्मीन राशिद साहिबा के मामले में भी है कि जिनकी वीडियोस मौजूद हैं एज प्रूफ कि वो मना कर रही हैं कि अंदर नहीं जाएं, तशद्दुद नहीं करें, ये काम नहीं करें, और उनको भी आपने उसी के उल्टे मुकदमे में डाल के अंदर रखा हुआ है कि जनाब आपने 9 मई को तशद्दुद कराया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आज मामलात हुए हैं उसके बाद मैं समझती हूँ आज इमरान भाई ने जो ट्वीट की है ना कि वो जहाँ पे शुक्रगुजार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, तमाम लोगों की दुआओं का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। जो आखिरी लाइन उन्होंने की है ना वो बहुत जानदार लाइन है, बड़ी धमाकेदार लाइन है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त के साथ एक बात और मैंने कहनी है कि दिल नहीं छोड़ना। आप अंदाजा लगाएं उस शख्स के जिगरे का जो इतना कुछ सह के भी दिल नहीं उसने छोड़ा, ये वाकई टक्कर का है। इसीलिए उसने कहा है कि आपने भी दिल नहीं छोड़ना। ये सब वो भुगत के आया है, फिर भी वो डरा सहमा नहीं है, वो कहता है दिल नहीं छोड़ना। और आज अपर दीर के लोगों को देख के लग रहा है कि भाई दिल नहीं छोड़ा, उन्होंने नहीं छोड़ा दिल, और इसीलिए वो निकल पड़े हैं। आज मैंने एक और बात भी आपसे करनी है कि जो मरियम औरंगजेब साहिबा है, ये एक आपको मालूम है कि मुख्तलिफ मुकदमात में इनके ऊपर भी रहे जब ये खुद ऑपोजिशन में थे। उस वक्त कोई जब ये थोड़ी देर के लिए बीच में इनकलाबी हुए पड़े थे तो उस वक्त इन्होंने कोई तकारीर ऐसी की इश्तियाल अंगेज, तो एक मुकदमा इनके ऊपर बना था। आज उस मुकदमे में नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी इनके जारी किए गए, इनफैक्ट कल जारी किए गए थे। और अब आप यहाँ पर यही जो कानून और इंसाफ का दोहरा मयार है उसको जांच सकते हैं कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो हर चीज तहो बाला करके उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं, और मरियम औरंगजेब साहिबा के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो उनकी बेपरवाही चेक कीजिए कि वो सियालकोट में मरियम नवाज के साथ कैच खेल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी गल हो गई है। ये वाली बात है। सियालकोट में आज ही मौजूद थे मरियम नवाज साहिबा, मियाँ साहब, और वहां पर जाकर फुटबॉल जो सियालकोट के आपको पता है खेलों का सामान बनाने के हवाले से मशहूर है सियालकोट, तो वो जनाब वहां पर दोनों फुटबॉल से कभी इधर उछाल रही कभी उधर उछाल रही हैं और कैच खेल रही हैं। बड़ी एक मुस्कुराहट है चेहरे पर और बड़ा इत्मीनान है। और क्यों ना हो, जब सेटलमेंट हो जाए, जब डील हो जाए तो फिर ऐसा ही इत्मीनान हुआ करता है। और आप यकीन मानिए उस फुटबॉल को देखकर मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं पाकिस्तान का आईन है, कानून है कि जिसको इन्होंने फुटबॉल बनाया हुआ है, कभी इधर धकेल देते हैं कभी उस तरफ धकेल देते हैं। ये फुटबॉल नहीं, ये अवाम है कि जिसको इन्होंने बस इस काबिल ही समझा हुआ है कि इधर से भी ठुड्डे खाएं और उधर से भी ठुड्डे खाएं और ठुड्डे खाते चले जाएं। ये फुटबॉल नहीं है, ये कोई हम सब का एक तमाशा है कि जो इनके लिए एक वजह तमानियत बना हुआ है, खेलने की एक चीज बन गया, एक खिलौना बन गया इनके लिए। तो ये कुछ इसी तरह की सूरत हाल है कि हमारे जो एलीट क्लास है ये बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर में इस वक्त जो है वो एग्जिस्ट करती है। मैं इन लोगों को देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये लोग कोई एलियन है, यकीन मानिए। इनके अंदाज, इनके तौर अतवार, इनकी पूरी एक बॉडी लैंग्वेज और इनके गुफ्तगू, इसको मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कहीं और सैयारे से आए हैं और ये बिल्कुल कोई एलियन है। और हैं एक तरह से, जाहिर है जब आप इतने साल वहाँ रहते हैं बैरून मुल्क और वहीं आपका सारा घर बार बाल बच्चे जीना मरना खुशी गमी है, तो जाहिर है यहाँ के लोगों के लिए तो आप एलियन ही हैं। और मियाँ साहब ने तो आज क्या है, मैंने आज आके सारी रेट लिस्ट ली है कि जी चीज़ों की क्या महंगाई की सूरत हाल है। तो आपको क्या पता होगा, आप तो अभी कुछ अरसे के लिए आए हैं, फिर इक़्तिदार नहीं होगा तो फिर चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल इसी किस्म की जो है सूरत हाल है कि ये सारा मुल्क ही इनके लिए कोई फुटबॉल की मानंद है और जिसको जैसे चाहे ये लोग उसके साथ खेलते हैं, बाकायदा खेलते हैं। आखिर में सिर्फ मैं इतनी बात करूंगी कि जो आजकल एक और जो कहानी है वो लाई जा रही है मार्केट में, और वो है जी कौमी हुकूमत के बारे में। इसका जिक्र कुछ जरदारी साहब ने भी किया था कि उनको लग रहा है, उनकी तो खैर पेशन गोई थी कि जनाब उन्हें लग रहा है कि कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी, और उनका ये ख्याल था कि कुछ मिक्स सी चूंकि हंग किस्म की पार्लियामेंट होगी तो उस वजह से सबको मिलकर ही कोई हुकूमत बनानी पड़ेगी और कोई ये कौमी हुकूमत टाइप फार्मूला जो है उसी को सामने रखा जाएगा। अब कहानी ये है कि इसमें मोहम्मद अली दुर्रानी साहब और भी कुछ और दानिश्वर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी कौमी हुकूमत का जो फार्मूला है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पोलराइजेशन जिस किस्म की है उसमें
किसी भी पार्टी का मुश्किल है कि वो एक एक्सट्रीम किस्म की पोजीशन ले, पीटीआई को आने नहीं दे रहे और बाकी जमातों का हाल पतला है। तो अब कहानी यही बनाई जा रही है कि जी कौमी हुकूमत हो। दुरानी साहब ये भी फॉर्मूला लेके आए हैं कि जो मेन लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, चाहे वो जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब खुद हों या इमरान खान हो या कोई और हो, तो वो सब मेन लीडर्स जो हैं वो एक कदम पीछे हट जाएं और एक मुतबादिल क़यादत जो है वो फराहम की जाए। वज़ीर आज़म का उम्मीदवार किसी मुतबादिल शख्स को बनाया जाए। एक तो इससे मौरूसियत का खात्मा हो, जो एक ख़ास फैमिलीज़ के अंदर ही घूमती रहती है, वजारत उज़्मा, वजारत आला ओहदे घूमते हैं, सियासत घूमती है, तो उससे निकल सके। और दूसरा इसका फ़ायदा ये हो कि जो एक एक्सट्रीम पोजीशंस आ जाती हैं उससे भी एक थोड़ी बचत हो और कोई विजिलेंट, कोई ज़्यादा काबिल बंदा वज़ीर आज़म हो और एक अच्छा अफ़ाम तफ़हीम का माहौल बन सके। तो वो ये वाली कहानी जो है वो मार्केट में लेके आए। लेकिन ये कौमी हुकूमत हो या कोई भी और हुकूमत हो, इस किस्म की मामलात जिस नहज पर ये पहुंचे हुए हैं, ये किसी के इस तरह के बस की बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि कौमी हुकूमत ही थी पिछले 16 महीने, तो क्या कर लिया सिवाय एक पीटीआई के, बाकी तो सब जमातें हुकूमत में थी, सब जमातें हुकूमत में थी। 16 जमातों का ये इत्तेहाद था और वो सब मिलकर जो है वो गवर्नमेंट चला रहे थे। तो क्या आपने पाकिस्तान का सवाल लिया, सत्यानाश फेर दिया, मईशत आपकी जमी बोस हो गई, पूरा मुल्क का वकार आपका तहोबाला हो गया, अवाम की आपने चीखें निकलवा दी और उसके सबसे बढ़कर जो आपने उम्मीद खत्म कर दी लोगों की, जो आपने लोगों के साथ सलूक किया और जिस तरह से आइन और कानून को मुअत्तल करके शख्सी आज़ादी कानूनी और जमहूरी अंदाज में जो उनके साथ तजलील की गई, ये सब जो आपने किया, ये तो आपके वो गुनाह हैं जो जल्दी जिनके जख्म दिल से भरेंगे ही नहीं। तो 16 जमातों ने मिलकर 16 महीने में कौन सा कारनामा कर लिया जो आगे कोई कौमी हुकूमत आके कर लेगी? अगर ऐसा होता तो फिर पिछली हुकूमत ही कामयाब हो जाती। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत हो, फिर भले वो कौमी हो या किसी एक पार्टी को वो हुकूमत दें, वही आकर इस मुल्क का एतमाद भी बहाल करे, लोगों का एतमाद बहाल करे और फिर वो आगे अगर एक साजगार माहौल बनाए और बाकी जमातों की भी कोई अगर अच्छी तजावीज़ हैं उनको भी शामिल करे, तो फिर आगे बहरान से निकालने की तरफ बढ़े, फिर ही कोई बात बन सकती है। अगर आर्टिफिशियली कुछ भी करना चाहते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो आप पिछले 2 साल से सर खपा खपा के थक गए हैं, हर चीज़ करके थक गए हैं और अभी तक उसका कोई रिजल्ट आपको उस तरह का नहीं मिला जो आप चाह रहे थे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।